You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। ये देखिए, एक क्वेश्चन ग्रुप में शेयर हुआ था, वर्क डन इन टाइम टी निकालने का। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, हल्का ट्रिकी है बट इट्स फाइन। बोल रहा है कि वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, when it is accelerated from rest with constant acceleration to speed v in time t1। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v है इन टाइम t1। इसका सीधा सीधा मतलब है एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा v/t1। और हमसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ टाइम, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी अगर हम v डैश लिखे, ये 0 प्लस 80 u प्लस 80 और ये हमारा हो जाएगा v/t1 इंटू टी। ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। और वर्क डन को इनडायरेक्ट तरीके से निकालेंगे, यहाँ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो half m velocity at any instant is v/t1 into t the square, and this is our work। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये आंसर नहीं है सर मेरे इसमें हाफ का टर्म ही नहीं आ रहा। वही क्यों नहीं आया वही हम पूछना चाहते हैं, मतलब आप कैसे कर रहे हो। सर पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखा था और फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन। एक मिनट। पावर
यहां पर कांस्टेंट है, इज द पावर कांस्टेंट? नो, पावर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी हमारा कीप ऑन इंक्रीजिंग। तुम देखो, ये हमारा वेलोसिटी का टर्म है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। एक्सेलरेशन फिर भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, तो पावर वेरिएबल है। तो हम पी इंटू टी नहीं कर सकते, हमको उसको पी डी टी इंटीग्रल करना पड़ेगा। बस यही गड़बड़ हुआ है तुम्हारे साथ। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम ए, और ये वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने वी डैश लिखा है। इफ यू सी m इंटू वी बाई टी वन, ये हमारा फोर्स है, और v डैश v बाई टी वन इंटू टी, दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब p इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है। तो अगर हमको वर्क डन निकालना होगा तो p डी टी इंटीग्रल 0 टू t ऐसे करना होगा। तभी हमारा आएगा, डायरेक्ट p इंटू टी करने से नहीं आएगा, और करके देखोगे तो वही आएगा जो आ चुका है हम लोग का। सो एम वी बाई टी वन का स्क्वायर और टी डी टी इंटीग्रेशन, बाकी सब तो कांस्टेंट है। 0 टू टी करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2, वही टर्म आएगा जो हमने निकाला है। आई बात समझ में? हाँ सर। ये 1/2 का टर्म आएगा ही। p इंटू टी कब करना होता है, जब पावर कांस्टेंट है। पावर वेरिएबल है तो तुमको p dt इंटीग्रल करना पड़ेगा ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से लग जाता है। जब पावर का जिक्र नहीं हो ना, तो उस पावर पर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब, बहुत जगह इसका रोल होता है। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम को हमको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। आप लोग को सिलेबस रिलेटेड कोई बात पता चली है क्या? Anyone have come across that there is a change in syllabus of NEET? Yes. तो सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें भी हुए हैं, जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी हैं। बट मेरा पॉइंट है और मेरा जो अभी मानना है कि आप लोग के नीट में अभी भी पूरे 1.5 साल का टाइम है। तो रादर देन कि क्या हट गया और क्या ऐड हो गया, ऐड वाला जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते ही थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं पढ़ते थे। और जो चीजें हटाई गई हैं वो भी हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोग नॉर्मली जो सिलेबस से हट रहा है, जो सिलेबस में ऐड हो रहा है, वो सारा चीज ऑलरेडी पढ़ते थे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेक्टर बिना पढ़े हम मोशन इनटू डी पढ़ लें। तो कुछ कुछ चीजें हटाई गई हैं जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस अभी समझ नहीं आ रहा। और क्लास 12 का जो भी चेंजेस है वो तो आप लोग को अभी उससे दिक्कत तो है नहीं, वो तो अभी पढ़ना है नहीं। 11th की जो चीजें हटाई गई हैं उसमें हमारा कंसर्न हो सकता है अभी के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो चीज पढ़ चुके वो तो पढ़ चुके, और जो चीज अभी पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम लोग अभी बहुत ज्यादा क्या हट गया क्या ऐड हो गया इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसके पहले आपके सीनियर का नीट है। तो ये जितनी भी बातें हैं कि क्या हटा क्या ऐड हुआ, ये सब अपन उनमें उनके टेस्ट में इसको रियलाइज करेंगे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आए नहीं आए। एक बार जब ये सर्च, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स को उन्होंने ऐसे हटाया है कि वो थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, और मैं इस पर बहुत ज्यादा भी बात नहीं करूंगा।
ये क्लास 12 के बच्चों के साथ मैं एक बार इस पर बात करूंगा। अभी हम लोग के पास टाइम है, इसलिए इस पर अभी कोई चर्चा का जरूरत नहीं है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर का जो जो इश्यू था लीप वाले फाइल का, वो तो अब खत्म हो गया होगा आई गेस। वो कुछ अपलोड में ही कुछ उसका प्रॉब्लम था, हमने उसको फिर से दोबारा अपलोड कर दिया कल। तो अब तुम लोग देखोगे तो शायद वो डाउनलोड भी हो जाए और सारे पेजेस उसमें दिखेंगे। सेंटर ऑफ मास, ये जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है ये टॉपिक, और नीट का कंसर्न जहां तक है वहां तक ये क्लास 11th के मैकेनिक्स का वो टॉपिक है जो इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए सरदर्द होता है। हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या जरूरत पड़ा इसका, और देखा जाए तो मैकेनिक्स का कायदे से ये एक तरीके से लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है और भी मैकेनिक्स है, लेकिन ये पार्टिकल डायनेमिक्स जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी, फ्रिक्शन, तो उसका ये लास्ट पड़ाव है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और इसका जो जरूरत है वो तब पड़ा जब हम किसी बॉडी पर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडी का क्या मतलब होता है? एक्सटेंडेड बॉडीज, देखो न्यूटन्स लॉ में जो भी हम ब्लॉक लेते थे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता था, उसका साइज हमारे लिए मैटर नहीं करता था। हम उसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते थे। जैसे ये ब्लॉक है, सिंपल तरीके से समझो, उसको हमने ऐसा बना दिया, ऐसा लंबा सा, और ये सरफेस पर रखा हुआ है। क्या लगता है यहां पर हम जो फोर्स लगाएंगे और जब यहां पर हम फोर्स लगाएंगे, क्या दोनों का आउटकम सेम होगा? जैसे पानी का बॉटल ही समझ लो, ये पानी का बॉटल है, लंबा पानी भरा हुआ उसमें, और एक जो फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल टॉप के आसपास लगा रहे हैं, और एक उसके बॉटम के आसपास लगा रहे हैं, एक बीचों बीच लगा रहे हैं, और ये तीनों फोर्स कुछ देर के लिए मान लेते हैं सेम ही है, लेट्स अज्यूम दिस सेम ही है। तो क्या इसमें जो आउटकम होगा इस फोर्स का वो सेम होगा? क्या हर केस में बोतल का बिहेवियर सिमिलर होगा? नहीं। अगर ज्यादा टॉप पर फोर्स लगाओगे तो ये बॉटल यही से पलट जाएगा, और नीचे लगाओगे तो ये स्लाइड करके आगे बढ़ जाएगा। बीचों बीच लगाओगे तो डिपेंड करता है, स्लाइड करके आगे भी जा सकता है और ऐसा रोल करके गिरने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। द पॉइंट इज, एक्सटेंडेड बॉडीज के साथ डील करना और उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल के साथ डील करना, ये काफी टीडियस काम है। एक रॉड है जो कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल पर इसको रखा गया है वर्टिकल प्लेन में, और यहां से पाइवोट। अब इसको हमने रिलीज किया, तो जैसे ही रिलीज करेंगे ये कुछ, या फिर चलो वर्टिकली ये नीचे आए, नीचे आके कुछ ऐसे हो जाएगा। अब नो डाउट इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। अगर हम चाहे तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ना अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और जहां से हमने रिलीज किया उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, ठीक है, यही जनरली हम लोग करते हैं। तो देखेंगे कि हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर आ रहा है।
तो हम पूरे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी ले क्या, हम लोग अगर -mgh, ये h क्या ले, h तो हर पॉइंट का अलग अलग है। एक पॉइंट होता तब तो उसी का h ले लेते, ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब भी एक्सटेंडेड बॉडी की बात होती है तो उसमें अलग अलग पॉइंट का लोकेशन अलग अलग जगह होता है। तो यहाँ पर क्या ले, h क्या ले। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं। जब हम लोग जनरल मोशन की बात करते हैं, कोई भी स्पिनर की बॉल जब वो थ्रो करता है और उसके बॉल को अगर तुम देखो ध्यान से, उसमें ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है। और अगर हम किसी एक पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन लेना चाहें, दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मोशन। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर उसको देखना चाहें, इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और हर पार्टिकल अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल एक तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में हम लोग को इसकी स्टडी के लिए कुछ रीजन्स, कुछ तरीके चाहिए होते हैं कि हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। और उसी के लिए सेंटर ऑफ मास, इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया कि हम लोग बॉडी में किसी एक पॉइंट के बारे में अगर बात करना चाहें तो वो सुटेबल पॉइंट कौन सा होना चाहिए, और उसके इर्द गिर्द जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन और उनकी वेलोसिटी उसी के रेस्पेक्ट में अगर निकालनी हो तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। इसीलिए सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए ही ज्यादा काम आता है। जैसे फॉलिंग चेन प्रॉब्लम में भी हमने देखा था, उसमें भी या तो हमको इंटीग्रेशन से जाना पड़ता था या फिर जो पार्ट लटका हुआ था उसका सेंटर ऑफ मास पर उसके पूरे मास को रख के और उसके साथ जब हम काम करते हैं तो आंसर वही आता है। इस रॉड में भी अगर हम हर पॉइंट का निकाल के सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ही कितना नीचे गया वो निकाल के पोटेंशियल एनर्जी लिख दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सटेंडेड बॉडीज जो रियल लाइफ में जनरली जो बॉडीज होती है वो एक्सटेंडेड बॉडीज होती है, पॉइंट मास कुछ भी नहीं होता। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास और उसका कॉन्सेप्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो आज का डिस्कशन टोटली सेंटर ऑफ मास पर है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का सबसे पहले तो डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या है, तो एक पॉइंट है बॉडी के रिस्पेक्ट में जहां पर उस पूरी बॉडी का मास हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। बेसिकली अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग सेंटर ऑफ मास का लेना चाहें तो इट इज अ पॉइंट where entire mass of the body is supposed to be concentrated. Supposed to be. It's not like कि actually वहीं पर सारा का सारा मास पड़ा हुआ है, ये गड़बड़। Supposed to be concentrated. ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पर सारा मास है, बट वो है ही ऐसा कोई बात नहीं। जैसे मान लो सबसे शानदार एग्जांपल है रिंग का।
ये हमारा एक रिंग है। रिंग का और जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ये उसका सेंटर है और यही इसका सेंटर ऑफ मास है। अब सोचो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट पर है जहां पर कोई मास ही नहीं है। एक्चुअली में वहां कोई मास नहीं है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पर मास का होना जरूरी नहीं है। वो एक पॉइंट है उस बॉडी के अंदर बाहर, डिपेंडिंग ऑन द शेप साइज, टोटली ज्योमेट्री है। जहां पर पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा फील होता है। हमारे पास जितने भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसमें जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर जितने भी हैं उसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये स्क्वायरिश लेमिना, बेसिकली ये प्लेट्स हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। इसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में जानते हैं, तो जो भी हमको रेगुलर ज्योमेट्री, जैसे रिंग की जगह अगर ये डिस्क भी हो, डिस्क तो भी सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। ये स्फीयर भी हो तो डायग्राम सबके लिए सेम बनेगा और सेंटर ऑफ मास वही होगा। तो ये सारे सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस हैं। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी डेफिनेशन से एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास डिराइव किया जाता है। इट इज अ पॉइंट about which moment of mass is zero. Now moment of mass ये एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम देखें और मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से मासेस का ओरिएंटेशन है, तो ये जो मास m1 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, अगर उसको हम r1 से डिनोट करें, सिमिलरली ये m2 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है अगर वो r2 से डिनोट करें, तो मोमेंट ऑफ मास m1 is nothing but equals to simply m1 r1 vector. Moment of mass of m2 is equals to m2 r2 vector. ये होता है मोमेंट ऑफ मास। ये हमने किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है। अगर हम कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ मास किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूव कर देंगे तो वही पॉइंट उस पूरे बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास होगा, और ये सिर्फ यूनिक पॉइंट होगा, ये दो पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल डेफिनेशन है अ पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट ऑफ मास ऑफ इंटायर सिस्टम। यहाँ पर ऑफ इंटायर सिस्टम चाहो तो ऐड कर लो, सारे
masses का entire system is 0. अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये दो तरीके के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ हम लोग डील करने वाले हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें एक है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम और एक है कंटिन्यूअस मास. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब होता है रैंडमली पॉइंट मासेस इस तरह से प्लेस्ड, 1 2 काउंट किया जा सकता है. ये हो गया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. कंटिन्यूअस मास में रॉड आ जाएगा. अब इस रॉड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं लेकिन उनको काउंट नहीं किया जा सकता. रिंग आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा, इस तरह के. और डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो बहुत सारे बॉल हैं और एक टेबल पर हमने इसको अलग अलग जगह ओरिएंट कर दिया है. अब ये बॉल पार्टिकल्स तो नहीं है, ये जो बॉल है ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हैं. और अगर हम पार्टिकल पर जाएं तो हमको एटम और उससे भी छोटे पर जाना पड़ेगा, बिकॉज एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स कहने का मतलब ये कौन से पार्टिकल्स हैं, ये चीज थोड़ा सा हमको क्लियरली समझ में आना चाहिए. ये एक रिलेटिव टर्म. पार्टिकल्स का मतलब और पॉइंट मास का मतलब ऐसा नहीं कि जब तक वो एटम से भी छोटा नहीं होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ही होगा तभी उसको पॉइंट लेंगे. सिचुएशन के अनुसार ये जो बॉल है इनको एक पॉइंट मास की तरह देखा जा सकता है. और कभी कभी अगर हम एक बॉल की बात करेंगे तो अगेन उसका भी सेंटर ऑफ मास का बात होने लगेगा. तो अगर बहुत सारे मार्बल्स हैं तो बहुत सारे मार्बल्स के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो एक मार्बल एक पॉइंट मास की तरह है, खुद एक रिजिड एंटिटी है और उसको एक पॉइंट मास देखा जा सकता है. और इसी तरह से इसका कॉम्बिनेशन. लेकिन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, ये हमारा M3 है. कंटिन्यूअस मास में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. जैसे ये जो रॉड है इसमें कहाँ तक बोलेंगे M1, कहाँ से बोलेंगे M2, कहाँ तक बोलेंगे M3, इन सब चीजों में ये चीज नहीं होता. तो अप्रोच में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम और कंटिन्यूअस मास में हमारा थोड़ा जो अप्रोच है सेंटर ऑफ मास को निकालने का वो थोड़ा चेंज होता है. पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम और खास करके उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है 2 पॉइंट मासेस. 2 मास सिस्टम. हमारा 2 मासेस हैं और इसको हमने जैसे बोला है पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं. अब ये 2 बॉल भी होंगे तो चलेगा, 2 छोटे छोटे डिस्क भी होंगे तो चलेगा. ये जो पॉइंट मासेस हमने 2 लिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच का सेपरेशन. ये कोई भी 2 एंटिटी हो सकते हैं. जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे डिस्क्रीट होते हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं. बस सिंपल सी बात यही है. तो ये हमारा मास अगर M1 है, ये हमारा अगर मास M2 है और इनके बीच का सेपरेशन R है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे. तो जो डेफिनेशन है हमारा, एक ऐसा पॉइंट हम चूज करेंगे जिसके बाद मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इंटायर सिस्टम विल बी 0. ना मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन भी हमारे लिए बहुत मैटर करेगा. तो तुम देखोगे अगर हम इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं
लेफ्ट में लेने की कोशिश करें, कहीं राइट में लेने की कोशिश करें, कहीं ऊपर में लेने की कोशिश करें या नीचे में लेने की कोशिश करें, ये 4 जो रीजन्स हैं, इन चारों में नहीं हो सकता। कैसे? मान लो किसी ने कहा कि सर हम यहाँ पर अपना सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं, तो इसके लिए पहले का मोमेंट ऑफ मास और दूसरे का मोमेंट ऑफ मास, ये दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर है और ये दोनों ऐड अप होकर 0 नहीं हो सकते। सिमिलरली यहाँ पर अगर लें तो यहाँ पर भी वही बात आएगी, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएंगे। ये जो तीसरा ऊपर नीचे जो है उसमें भी अगर तुम देखो तो पहला जो वेक्टर होगा और दूसरा जो वेक्टर होगा ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये कभी भी ऐड अप होकर 0 तो नहीं दे सकते। और वही बात इसके लिए भी ट्रू है। यानी कि 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हम बहुत आसानी से इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके बीच में ही कहीं होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। M1 M2 अगर ये 2 मासेस हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में लाइन ज्वाइनिंग पर होना चाहिए। और इस बात का जस्टिफिकेशन इससे मिलेगा कि हमारा ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम अगर इस डिस्टेंस को r1 से डिनोट करें और इस डिस्टेंस को r2 से डिनोट करें तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये r2 पॉजिटिव वेक्टर हो जाएगा, r1 नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। M1 r1 विथ अ नेगेटिव साइन प्लस M2 r2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M। यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से एक रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब जो मास जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस उतना ही कम। और r1 प्लस r2 r के बराबर है, ये तो यही से प्रूव हो गया था। r1 प्लस r2 हमारा r है, इनिशियल सेपरेशन। तो 2 क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है, 2 क्वांटिटी का सम दिया गया है, तो डायरेक्ट हम दोनों का वैल्यूज लिख सकते हैं। दैट इज r1 इज इक्वल टू m2 into r divided by m1 plus m2. And similarly, r2 is equals to m1 into r divided by m1 plus m2. तो कभी भी हमको 2 पार्टिकल सिस्टम अगर दे दिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एक मास से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। बार बार इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार इत्मीनान से इसको कर लो और फिर ये रिजल्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यानी कि जो मास जितना ज्यादा होगा, जैसे M1 और M2 में जो मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ लाई कर जाएगा। लाइक अगर M1 को M2 से बहुत ज्यादा करने लगे तो सेंटर ऑफ मास और ज्यादा इसी के करीब आएगा। सन और अर्थ के केस में वी नो कि सन का मास इतना ज्यादा है कि इन दोनों का, अर्थ और सन का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के अंदर ही लाई करता है। द पॉइंट इज कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर साइड में अपने आप को ओरिएंट करता है। जिधर ज्यादा मास का बात होगा अपने आप को उसी साइड रखने वाला है। यहीं पर अगर हम लोग ये बात ले लें कि अगर दोनों के मासेस बराबर हो गए, इफ m1 is equals to m2, if you see m1 is equals to m2 equals to m, तो यहाँ से क्लियरली r1 और r2 बराबर आ जाएंगे एंड विच इज इक्वल टू r by 2। बीचों बीच हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। सिमेट्री से भी इस बात को बोल सकते थे। तो दोनों मास बराबर होंगे तो सेंटर पर होगा, और दोनों मास अगर बराबर नहीं हुए तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन सेंटर ऑफ मास टॉपिक। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए।
अब अगर मल्टीपल, जैसे ये तो दो पार्टिकल सिस्टम हुआ, अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम हो जाए, दो से ज्यादा, तो कैसे करेंगे? तो उस केस में सेंटर ऑफ मास को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। डायरेक्टली हम जैसे टू पार्टिकल के लिए वेक्टर्स की तरह सोच लिए, वैसा दो से ज्यादा अगर पार्टिकल्स होंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लेते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये एक लाइन में भी ओरिएंट हो सकता है, एक प्लेन में भी ओरिएंट हो सकता है, और एक 3D में भी हो सकता है। जब हमारे पास दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन भी हो सकता है, एक प्लेन भी हो सकता है, और ये 3D में भी हो सकते हैं। 4 हुआ तो 3D हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरल एक्सप्रेशन हमको चाहिए होंगे, और 3D में अगर कोई पॉइंट है तो उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, उसके लिए हमको एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। और इसको निकालना बहुत सिंपल है। ये हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये होता है फॉर्मूला समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई, सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई, और तीसरा समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। इसका जो अप्रोच है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम इस तरीके से दिया गया हो कि कोई भी सिस्टम हो सकता है 2D 3D, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो बेटर है कि तुम इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना शुरू करो। कहीं पर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और जितने भी मासेस हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा मास m1 हो गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस x1 y1 z1 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये कोई मास m2 हो गया तो उसका जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग x2 y2 z2, इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका कोऑर्डिनेट इस रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। और जब हम इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं और अदर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी कोई ना कोई एक पॉइंट ही होगा, कहीं ना कहीं उसका लोकेशन होगा, तो उसके लिए भी हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट ही चाहिए। तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई mi का मतलब होता है m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to n, बहुत बार ऐसा भी लिखा रहता है, ये जो समेशन है ये i इज इक्वल टू 1 to n ऐसे भी लिखा रहता है। अगर मैंने नहीं लिखा है तो यही इसका उसका मतलब भी वही है। i मतलब एक बार i को 1, एक बार 2, फिर एक बार 3 ऐसे लेते चले जाएंगे। सिमिलरली जब y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो सबका y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। नीचे जो है वो इंटायर सिस्टम का मास है, तो डायरेक्टली अगर चाहो, तुमको पता है तो तुम डायरेक्टली टोटल मास लिख सकते हो। और सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी m1 z1 प्लस m2 z2, अगर वो पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल पूरे एक प्लेन में ही है तो हो सकता है z हो ही ना, 0 हो जाए पहले ही। तो तीनों भी निकालना पड़ सकता है, सिर्फ एक भी निकालना पड़ सकता है, और नहीं तो दो भी निकालना पड़ सकता है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि मासेस कैसे ओरिएंटेड है, प्लेन में है, लाइन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग
इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला काफी सिंपल है और इसी के बेसिस पर हम लोग एक बेसिक सवाल अभी करेंगे। जैसे हमारे पास एक स्क्वायरिश रीजन है और इसके चारों कॉर्नर पर हमने एक एक पॉइंट मास रखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। उनके मासेस दिए गए हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। तो स्क्वायर का साइड लेंथ अगर चाहे तो हम ए ले सकते हैं या 1 यूनिट ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास और अदर find the distance of center of mass. Find the distance of center of mass from, अब हम यहाँ पर 1 kg दे रहे हैं, 2 kg भी दिया जा सकता है, 3 kg भी दिया जा सकता है, 4 kg भी दिया जा सकता है। इस स्क्वायर का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उससे भी पूछा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का किसी से भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन इजिली फाइंड। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो इसको। ओके, हाँ बताइए, आधे आप बताएं। Sir, coordinates now. डिस्टेंस, Sir, एक सेकेंड फिर। मतलब आप बताओ। √74 into a। अंडर रूट ओवर 74 इंटू ए, ये हो गया। सर ए बाहर है। अच्छा, ए बार है, समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. Yeah. बाकी बच्चे भी ट्राई करें, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, श्रावणी बताएं। The √74 है। गुड। ओके, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको करेंगे कैसे? ये जो फॉर्मूले हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ओरिजिन कहाँ लेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ आता कि ओरिजिन कहाँ लें। किसी को लगता है कि ये जो सेंटर है इसी को ओरिजिन ले लिया जाए। सबसे पहले जब भी इस तरह के डिस्क्रीट पार्टिकल के क्वेश्चन आते हैं तो हमको कहीं ना कहीं एक ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना इस फॉर्मूले को यूज करना, कैसे यूज करेंगे? m1 x1 में x1 क्या लेंगे, x2 क्या लेंगे? तो उसके लिए तो अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। और कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो बात है, ये मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पूरा प्लानर फिगर है, तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं।
तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, दैट इज द इश्यू। ऐसा रख दें तब भी चलेगा, ऐसा रख दें तब भी चलेगा, यहां ऐसा रख दें तब भी चलेगा। हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं भी रख सकते हैं, इट्स टोटली आवर चॉइस। इसमें कहीं कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं बनाया गया है कि इसको यही रखना है, इसको वही सही रखना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कुछ काम आसान करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम किसी एक मास पर ही सेंटर ऑफ मास को रख दें, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन रख दें एक मास पर, और अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे ले लें। अब इससे हमको काफी एडवांटेज मिलने वाला है। इससे हमारा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम रखने से सबसे पहले तो एक मास का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। कहीं और रखते तो सबका हमारा कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आता और कैलकुलेशन करना पड़ता। और अब इसी रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब हमारे पास x1 y1 सब कुछ रेडी है, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 दैट इज 1 kg लेट से, तो 1 into 0 उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, 2 into a प्लस 3 into a प्लस 4 into 0। ये हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, और डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कर देंगे, और देखेंगे तो ये 5a डिवाइड बाई 10 ये हमारा आ जाएगा 5a अपॉन 10, तो ये हो जाएगा a/2। यानी कि x सेंटर ऑफ मास इज एट a/2। y सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सिमिलर अप्रोच से ही उसको भी निकाल लेंगे। तो 1 का तो y भी 0 है, 2 का भी y 0 है, 3 का y कोऑर्डिनेट a है, और 4 का y कोऑर्डिनेट a है। तो इस तरीके से, और नीचे तो फिर से वही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा हमारा 7a अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0.7 0.7a। जीरो 0.7, और ये हमारा 0.5 है। यानी कि इसी रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो a/2 तो कहीं यहाँ पर होगा, और इसी लाइन में कहीं ना कहीं यहाँ ये हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो जाएगा। अब हमको कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं निकालने थे ये भी समझने का जरूरत है। अगर मान लो कि कोई अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां से हटा के अगर उसने यहां रखा होता, तो भले ही सेंटर ऑफ मास हमको वही मिलता जहां भी मिला हुआ है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा। अगर किसी ने इसको यहां रखा होता तो कोऑर्डिनेट के वैल्यू सेम नहीं होते। किसी ने यहां रखा होता, किसी ने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां रखा होता, ओरिजिन को ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रखा होता। In every situations, the coordinate of center of mass is not going to be the same. लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्टेंस। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का ये भी चेंज नहीं होगा, चाहे हम कहीं भी अपना ओरिजिन को रख लें। और यहाँ पर डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे, and that is equals to under root over 0.5a का स्क्वायर प्लस 0.7a का स्क्वायर। तो ये हमारा a बाहर आ जाएगा और अंदर में होगा 0.25 प्लस 0.49 and that can be written as 0.74। ये तो लोग 74 बोल रहे हो, ये तो 0.74 है, और सब लोग यही आंसर दिए जा रहे हैं।
0.74 होगा ना भैया। और सारे बच्चे तो यही आंसर दे रहे हैं। पॉइंट होगा। अब इसको चाहे तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। 0.8 और 0.9 के बीच का कोई वैल्यू है तो 0.85 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही है तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो कैसे करना है, ओरिजिन कहाँ लेना है, वैसे ही क्यों लेना है, कोई और जगह पर क्यों नहीं लेना, ये सारी बातें इस एक सिंगल क्वेश्चन से हमको समझ में आ जानी चाहिए। अब जो मासेस हमने एक स्क्वायर पर रखे हैं, ये एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर भी हो सकते हैं। चलिए ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर एक मास को हम लोग रखते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें मासेस, यहाँ पर एक मास है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। ये हमारा 2 kg, ये हमारा है 4 kg और ये हमारा है 6 kg और साइड लेंथ है हमारा L। और आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, या फिर डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस ही ले लो, डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम 2 kg। 2 kg से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा ये आपको बताना है। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। देखो
अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और एक चेंज है इसमें पोल का ऑप्शन है। क्या तुम लोग को पोल दिख रहा है? पोलिंग करके कुछ आ रहा ऑप्शन? जिन बच्चों का आंसर आ गया है उस पोलिंग में अपना आंसर टाइप करो। तो मैं इस फीचर को एक बार ब्राउज करना चाहता हूँ, क्या है ये। सर उसको टच किया तो वो चलेगा। चला गया? हाँ मतलब वो ब्लैंक ही चलेगा। ओके, एक मिनट रुक जाओ। शायद हमने इसको वो कर दिया इसलिए। अभी दिख रहा है? सर चैट पे दिख रहा है पर वो उसमें आंसर डालते नहीं यार। ओके, हाँ अब देखो तो। अभी रिस्पॉन्स पोस्ट कर सकते हो? हाँ अभी तो आ रहे हैं आंसर्स कुछ कुछ। गुड। ये भी एक तरीका अच्छा है। आंसर्स जो बच्चे बताते नहीं हैं वो लोग आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन अगर दिया जाए, अभी तक सबके आंसर्स थोड़े अलग अलग हैं। श्रावणी, मल्हार, नुपुर और कृष्णा, इन 4 लोगों ने दिया है। आफिया आप भी ट्राई करें। ये जो पोल का जो सिस्टम है देखो एक बार। इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज लुकिंग गुड। ओके, इसमें भी हम वही करना चाहेंगे। हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सेस लेना पड़ेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसको कहाँ रखना है ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो ये हर बार की तरह हम लोग मान के चलेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक मास के ऊपर रख लो और ये मास, ये लोअर मास ही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ वैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। और इसी के बेसिस पर हम लोग सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये तो 0 0 हो जाएगा, ये हमारा L, 0 हो जाएगा। अब आता है इस 6 kg का, इसका क्या करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्कुल इसी लाइन पर होगा और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस
हम लोग x कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं ये हो जाएगा L cos 60 और ये जो है ये हमारा y कोऑर्डिनेट है एक तरीके से, इसको बोल सकते हैं L sin 60। इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा L/2 √3L/2। तो एक बार ये चीज हमको मिल गई तो फिर अब निकालने के लिए कुछ बचा नहीं। XCOM is equals to 2 into 0 plus 4 into L plus 6 into L/2 whole divided by 2 plus 4 plus 6, तो ये हो जाएगा 7L on 12। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो इसमें भी 2 into 0 प्लस 4 into 0, सॉरी प्लस हो गया बीच में, और 6 into L sin 60 √3L/2 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 3√3L/12। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √3L/4। ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 7L/12 √3L/4, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 0 0, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसी को 7L/12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3L/4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो L स्क्वायर दोनों में है, L स्क्वायर विल कम आउटसाइड। अंदर क्या होगा 49 डिवाइड बाई 144 प्लस 3/16। अब इसको अगर कैलकुलेट करें सर वो 3√3L/12 से ही लीजिए, उससे आ जाएगा। क्या वो 3√3L/12 को आपने √3L/4 किया तो 12 को वैसे ही रहने दीजिए। नहीं, हाँ वो नहीं, वैसा कुछ वो नहीं है। वो एक्चुअली हम एलसीएम में कितना आ रहा है ये देख रहे थे, तो फर्क नहीं है कुछ भी। 9 7 16 4 2 6 1 7 बाई 144 इंटू L। 144 को चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, 76 में भी कुछ बाहर आ सकता है। 4 18 चौक 72, नहीं 4 एकम 4 4 19, तो ये आ जाएगा 2/6। L ऊपर से नहीं आएगा 2, नीचे से आएगा 12, और ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 19। कुछ इस तरीके से L√19/6 ये फाइनल आंसर है। कितने लोगों ने यहां तक कैलकुलेट किया है? ओके, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। और √5L1, बाप रे, √L76, हाँ ये अपने √L76 144, ये सही है। L/4 नहीं, बहुत सारे आंसर्स गलत हो रहे हैं अभी। सिंप्लीफाई कीजिए, आप लोग फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? ये सिंप्लीफाइड आंसर है। जब ऑप्शन हमारे Excuse me, पास sir. हाँ बोलिए। सर अगर एक बार मीटिंग लीव करने पर पोल एक्टिव नहीं होता है क्या? अब ये चीज तो आज पहली बार हम यूज कर रहे हैं, तो ये देखना, ये तुम ही बताओगे हमको कि एक पोल नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर उस पर क्लिक करी तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने बीच में मीटिंग लीव हुई थी मेरी। ओके, तो हो सकता है अभी कुछ इसमें बग हो। एक्चुअली पोल तो क्लास जब तक ये पोल को हम पब्लिश नहीं करते तब तक ये ऐसे चलेगा, चलना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्स है वो इन होना चाहिए, इनपुट। लेकिन अगर आपकी मीटिंग लीव हुई और उसके बाद आपको नहीं दिख रहा तो ये एक बग है हमको लग रहा है। जो
अब इसके बाद कोई पोस्ट नहीं कर सकता, ये पब्लिश हो चुका। अब कोई आंसर कोई बच्चा अगर चाहे तो उसको पोस्ट नहीं कर सकता। अब ये पोल खत्म हो चुका है, तो देखना पड़ेगा, ये नया फीचर इन्होंने डाला है। कुछ और भी हैं। हाँ, एक सिलेक्ट रैंडम यूजर का भी ऑप्शन है, और इस बार कृष्णा राठी सिलेक्ट हो गया, समृद्धि राउत सिलेक्ट हो गई, हितिका कोठारी सिलेक्ट हो गई। ये सही फीचर है। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो रादर देन कि कोई पर्टिकुलर बच्चा आंसर करके हैंड रेज करे, वो तो खैर वो ऑप्शन तो है ही, लेकिन हमको अगर आंसर पूछना होगा तो यहाँ पर एक सिलेक्ट रैंडम यूजर का ऑप्शन भी है। बिना ये बायसिंग के इस बार देखो आदित्य मुंडे सिलेक्ट हो गया, हितिका 2 बार सिलेक्ट हो गई, मल्हार सिलेक्ट हो गया, रेवती रेवती सिलेक्ट हो गई, श्रावणी। तो ये सही है। रैंडम हमको अगर किसी को सिलेक्ट करना हो आंसर करने के लिए तो सिलेक्ट रैंडम यूजर का ऑप्शन हम यूज करेंगे। खैर ये हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्टेंस। ये बार बार डिस्टेंस हम क्यों निकलवा रहे हैं, ये बात समझना, शायद अब तक तुम लोगों को समझ आ गया होगा। हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन शिफ्ट करेंगे कहीं पर भी तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये जो डेटा आया है, ये जो डेटा आया है, ये अलग आ जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है, ये डिस्टेंस अलग नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि उस पूरे सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास है वो 2 kg से उतने ही डिस्टेंस पर है जितने डिस्टेंस पर हमने निकाला है, चाहे हम ओरिजिन कहीं भी ले लें। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और वो एक क्यूब का क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्यूब है, इसके चारों कॉर्नर पर और अदर 8 कॉर्नर पर मासेस प्लेस किए गए। और ये जो मासेस हैं वो हमारे नीचे वाले जितने मास हैं वो सब 2 kg के हैं, और ऊपर वाले सारे मासेस 1 kg के हैं। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड डिस्टेंस of center of mass from geometrical center। इस बार किसी मास से हमने नहीं पूछा, हमने पूरा जो क्यूब का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, बॉडी सेंटर जिसको बोलेंगे, बॉडी सेंटर, इससे आपको सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है वो बताना है। सर हम्म, सर जो क्यूब का साइड लेंथ है वो हाँ, साइड लेंथ भी तो चाहिए होगा ना। साइड लेंथ ले लो, ए ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड लेंथ विल ए।
चलिए पोल हमने स्टार्ट कर दिया है, ये सही है, दिस इज रियली गुड। ओके वेल मल्हार, एक बात तो तुमको समझनी पड़ेगी कि आंसर कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर ए से बड़ा कैसे हो सकता है? सर सोच मेरा के मैथमेटिकली वही आ रहा है। यही तो बात है कि मैथमेटिकली अगर मान लो तुम कहा तुम्हारा आ रहा और लॉजिकली ये गलत लग रहा है, तब तो हम कहीं मैथमेटिकली गलत कर रहे हैं, तभी तो। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ही होता है, मैथ्स नहीं होता है। लॉजिक के बाद मैथ्स होता है। लॉजिकली कोई चीज गलत हो रही है तो मैथमेटिक्स उसको करेक्ट थोड़े ना कर देगा। टेक इट। सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया है और वो है 2A। ओके एक बच्चे का आंसर है A/6। गुड गुड। एक बच्चे का A/2। गुड। A/3। गुड। ये है कि तुम लोग 4 ऑप्शन के क्वेश्चन में भी 5 ऑप्शन दिला देते हो। दैट इज इंटरेस्टिंग। हमको तो लगता है कि 4 ऑप्शन तक ही बात जाएगी, लेकिन तुम लोग 5 ऑप्शन भी दिला देते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4-5 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। मैं देख रहा हूं कि जब से पोल स्टार्ट हुआ है तब से आदित्य के आंसर आने लगे हैं, लेकिन जब मैं हैंड रेज करने के लिए बोलता हूँ, आंसर करने के लिए बोलता हूँ, उस समय आदित्य कभी हैंड रेज नहीं करता। नुपुर का भी मैं देख रहा हूँ कि जब से पोल स्टार्ट हुआ है तब से आंसर्स आएंगे, आ रहे हैं, और ऐसे हैंड रेज करने पर हैंड रेज नहीं करती बच्ची। इस क्वेश्चन को भी जो नॉर्मल हमारा तरीका है उस तरीके से कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लें और उसके बेसिस पर सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करें, कहीं पर इसको प्लेस कर दें, कुछ ऐसा अपने को करना पड़ेगा। बट जैसा मैंने कहा कि ये सिमेट्रिकल सिस्टम है और यहां पर हम बिना कोऑर्डिनेट को यूज किए भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। उसमें तो 8 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कैलकुलेशन में जैसे मल्हार ने कह रहा है कैलकुलेशन से सर मेरा 2A आ रहा है, तो कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। इसलिए रादर देन कि हम कोऑर्डिनेट से जाए, हम लोग लॉजिक से जाएंगे। ये जो 2 kg के मास इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर है, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर के सेंटर पर होगा, यानी कि बेस के सेंटर पर होगा। और सिमिलरली ये 1 kg के मास चारों कॉर्नर पर ऊपर में है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस स्क्वायर के सेंटर में होगा। यानी कि
ये दोनों एक लाइन में होंगे इंडिविजुअली, नीचे का सेंटर ऑफ मास और ऊपर का सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे कि ये 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg इसको रिप्लेस करके सिंपली एक 4 kg का मास इसके सेंटर ऑफ मास पर डाल देंगे। सिमिलरली 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg इसको रिप्लेस करके एक 8 kg का मास डाल देंगे। Now this is going to be a 2 particle system. If you see 4 kg and 8 kg, ये हमारा 2 particle system हो गया। 1:2 का रेशियो हो गया और डिस्टेंस इनके बीच का जो सेपरेशन है वो a है। तो कहीं से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस। 8 kg से निकालना चाहे तो ये हमारा डिस्टेंस, अगर हम इसको R1 बोलते हैं तो R1 हमारा हो जाएगा 4 × a डिवाइड बाई 8 + 4 और ये आ जाएगा a/3। अगर हम ऊपर से निकालना चाहते हैं तो 2a/3 आता है। और हमको पता है कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो a/2 हाइट पर है, तो a/2 माइनस a/3, क्योंकि हमको सेपरेशन चाहिए था तो ये आ जाएगा a/6। The final answer of this question is a/6. Very, very good. कुछ बच्चों ने a/6, रादर 2 बच्चों ने a/6 निकाला है। गुड। आद्या और आफिया दोनों ने ही a/6 निकाला है। हाँ मल्हार बोलिए। सर अगर हम सेंटर ऑफ मतलब जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उससे लेंगे तो x और जो z में होगा वो 0 होगा कोऑर्डिनेट का, मतलब वो सेंटर पे होगा उसका। x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 नहीं, नहीं तुम z किधर ले रहे हो? डिपेंड करता है ना कि अगर तुमने अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे, लेट्स से मैं ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा सा, ऐसे और ऐसे। अब तुमने x किधर लिया, y किधर लिया, z किधर लिया, ये डिपेंड करता है। अगर तुमने इसको x लिया, इसको y लिया और इसको z लिया तो x y 0 होंगे, z 0 नहीं होगा। हाँ सर, फिर z का कैलकुलेट किया तो ऊपर मेरा 2a आया और नीचे 4a आया। वो कैसे आ सकता है आप सोचो, ये खुद a/2 डिस्टेंस है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बाहर यहां पर कैसे जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर कैसे जा रहा है, जब हमको पता है कि ये दोनों डिस्टेंस a/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ये तो a/2 डिस्टेंस है। ये अगर बॉडी सेंटर हमारा है तो ये तो a/2 डिस्टेंस है। और हम 2 kg a/2 पे टोटल मास से डिवाइड नहीं किया क्या? क्योंकि जब m1 a1 m2 a2 m3 a3 अगर ये करेंगे और उसके बाद टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो कैसे बोल रहे हो कि हमारा a से बड़ा वैल्यू आ सकता है? नहीं आ सकता है। हाँ सर, वो मास डिवाइड करना भूल गया था। यही बात है। तो पॉइंट ये है कि जहां पर सिमेट्री हमको हेल्प कर रही है वहां पर हमको जबरदस्ती कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने का कोई मतलब नहीं है। वी कैन डायरेक्टली यूज 2 पार्टिकल सिस्टम। और ये 2 पार्टिकल सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पार्टिकल वाले क्वेश्चन में इसका जरूरत है, इसका बहुत जगह जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सिस्टम के बारे में बात करेंगे और कंटिन्यूअस मास के बारे में बात करेंगे। वर्क एनर्जी पावर का ऑलरेडी लीव दिया जा चुका है और होपफुली जल्दी से जल्दी तुम लोग उसको कंप्लीट करोगे। कल हम लोग इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन जाते जाते, हाँ बोलिए। सर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है अभी भी, वर्क पावर एनर्जी का लिंक। नहीं, आपने कब डाउनलोड किया? सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब वो डाउनलोड आपने कब ट्राई किया? सर कल रात को ट्राई किया था। कल रात को ट्राई किए थे? यस सर। हमने तो डाउनलोड वाला ऑप्शन इस बार डाला है, डाउनलोड होना चाहिए इस बार। हमने कल तो उसमें डाउनलोड करके डाला था। कोई और बच्चे चेक कर रहा है या नहीं?
कि डाउनलोड वर्क करना चाहिए इस बार। सर डाउनलोड मेरा तो और हो गया। वही करें, डाउनलोड वर्क करना चाहिए। अब एक बच्चे का कुछ इशू है, मैं देखता हूँ कि हमने कल डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया था, वो इशू नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो एक रेक्टेंगुलर लेमिना है और एक डिस्क है जो बिल्कुल आसपास में क्लोजली प्लेस्ड किए गए हैं, बिल्कुल चिपका के, लाइक दिस। डिस्क, स्क्वायर लेमिना। और दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। बोथ आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। प्लास्टिक दोनों का सेम है, अगर प्लास्टिक के हैं तो। अगर आयरन के हैं तो दोनों सेम प्लेट से कट किए गए हैं। आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है फ्रॉम द डिस्क सेंटर। फाइंड लोकेशन of center of mass of system from disk center। और इसका रेडियस केवल गिवन है r या a, चाहे जो भी ले लो, r ही ले लो। डिस्क का रेडियस गिवन है, स्क्वायर के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि ये ऊपर वाला लगभग सेम लाइन में है ऐसा। ये हमारा O है और ये हमारा पोटेस है। तो ये एक होमवर्क है जो आपको करके आना है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। थैंक यू।